बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसमें क्या होता है बच्चों, किसी एक इलेक्ट्रोड का बेटा होता है ऑक्सीडेशन, किसी का होता है रिडक्शन, ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? तो एक टर्म होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है बच्चों टॉपिक रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे बेटा ऐसे दे रखा होगा Zn2+2 Zn, है ना, इसका टू दे रखा -0.76 वोल्ट। तो बेटा ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो ना, +2 से जा रहा है 0 में, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर किसी ने उल्टा लिख दिया होता, मान लो वो लिख दिया होता है Zn से Zn2+, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तब हो जाता है +0.76। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तब इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अभी इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो उसमें जो वोल्टेज दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो अब देखो होता क्या है बच्चों कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है, जिस भी एलिमेंट का ज्यादा होगा उसका होगा बेटा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा जी मैं इसको हटा देता क्योंकि मैं मोस्टली बात करने वाला हूं रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल get reduced first, get reduced first and acts as a better oxidizing agent, acts as a better oxidizing agent। इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा और वो कहलाएगा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना बेटा। तो इसी का उल्टा क्या होगा बच्चों कि लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल बेटर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, है ना बच्चों। बेटर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, ठीक है बेटा। और वो उतना जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सीधी सी बात, जिसका रिडक्शन होता है बच्चों, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, मतलब दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस करना है बच्चों कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका होगा रिडक्शन और वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, है ना बच्चों, उसका होगा ऑक्सीडेशन और वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों ये बताओ कि जैसे कि Zn2+ से Zn का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल बेटा जी जो है हाइड्रोजन का जो है वो है बेटा 0.00 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल बेटा जी Cu2+2 Cu का है +0.34 वोल्ट। तो बताओ इन तीनों को आपसे पूछेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से अरेंज करना है। मतलब जिसकी सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से अरेंज कर रहे हो, ठीक है बच्चों। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर से आपको अरेंज करना है, ठीक है बच्चों। तो दिमाग में क्या सेट करना, ठीक है, कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमें उसको लेना है ना। तो उसमें सबसे वीक से सबसे स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन बढ़िया होता है, तो जिसका क्या होता है बच्चों, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इन तीनों में देखोगे बच्चे तो नेगेटिव है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका 0 है, इसका पॉजिटिव है। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये। तो सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये, उससे कम ये और ये। तो ये बेटा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना बच्चों।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है बेटा, यानी कि ये सबसे ज्यादा एलिमेंट को रिड्यूस करेगा, ये कुछ को रिड्यूस करेगा, ये बहुत कम को रिड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल से हमें पता चल गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका होना है ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका होना है बच्चों इसका जो है होगा रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल लेकर के बात करते हैं किस तरह से होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा जी मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा, ठीक है, जिसमें कि बेटा जी ZnSO4 का सॉल्यूशन था और इलेक्ट्रोड जो था बेटा जी हमारे पास वो था Zn का इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक दूसरा लिया बेटा जी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ठीक है बेटा, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, दोनों को हमने बेटा वायर से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या था बेटा जी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन किसका था कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का मतलब बच्चों Cu2+ और SO4 2- का, और यहां पर सॉल्यूशन क्या था बेटा जी ZnSO4 का, है ना। तो अब क्या है बेटा, ये होता है एनोड। ठीक है, ये कहलाएगा बेटा एनोड, ये कहलाएगा कैथोड। क्यों, क्योंकि देखो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है Zn का वो होता है -0.76 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ टू Cu होता है बेटा +0.34 वोल्ट। तो बच्चों आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होता है एनोड पे, है ना बच्चे। तो यहां पर बेटा जिंक का कम है तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और ये आएगा बेटा एनोड, और बेटा ये होगा नेगेटिवली चार्ज और ये होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा पता ही है कि आपको एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो मैं लिखूंगा कि एट एनोड क्या होगा बेटा कि Zn जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के देगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। अब क्या होगा बेटा जी एट कैथोड, एट कैथोड की बात करेंगे बच्चों, तो होगा क्या बच्चों कि कैथोड पर देखो यहां पर क्या होगा बेटा जिंक का जो मेटल था वो डिसॉल्व होने लगा, मान लो बेटा यहां से घुलने लगा ये, ठीक है, और घुल करके क्या हुआ Zn2+ इसका सॉल्यूशन में रह गया और वो बेटा इलेक्ट्रॉन इस वायर होकर के पहुंच गया यहां तक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा और यहां पर क्या था बच्चे Cu2+ आयन, तो वो Cu2+ आयन जो इसके इलेक्ट्रॉन आए थे उसको गेन कर लिया किसने Cu2+ आयन, और फिर इस कॉपर के सरफेस पे इकट्ठा होने लगा। तो कैथोड पे क्या होगा बेटा Cu2+ ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो बन गया ये कॉपर का मेटल, है ना बच्चे। तो यहां पर क्या होगा बेटा सल्फेट आयन बेचारा जो है अकेला रह जाएगा और जो कॉपर 2+ आयन था वो इसके ऊपर इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कि यहां पर SO4 2- फ्री रह जाएगा और यहां Zn2+ जो है फ्री रह जाएगा, है ना बच्चों। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे Zn Cu2+ gives Zn2+ plus Cu। ठीक है, ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं कि आ रहा है, आ रहा है नहीं है, ठीक है आ रहा है, ओके। तो देखो बच्चों क्या हो गया बच्चों, तो अब देखो यहां पर क्या हो गया बेटा कि Zn2+ आयन का ढेर सारा जो है इकट्ठा हो गया Zn2+, क्योंकि जितनी देर रिएक्शन चलता जाएगा ये घुलता चला जाएगा, घुलने के बाद क्या होगा Zn2+ आयन सॉल्यूशन में रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया। और यहां पर जो बच्चों क्या था कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर इसके सरफेस पे इकट्ठा होने लगा लीविंग बिहाइंड सल्फेट आयन, है ना बच्चे। तो अब देखो बेटा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा बेटा रिएक्शन जो है थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन रुक जाएगा तो हमें रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना बेटा, अब ये सॉल्ट ब्रिज किस तरह से काम करता है बच्चों इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए बेटा इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ट्यूब को। ठीक है, अब देखो बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसमें बेटा एक कॉमन आयन होता है जो दोनों में ही हो, है ना। जैसे कि यहां पर बेटा ले लेते हैं हम लोग K2SO4। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये जो पाइप है हमारा बेटा ये है हमारा
K2SO4। तो क्या होता है बेटा, यहाँ जो Zn2+ है वो कहता है कि मुझे कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो पूछा उससे क्या हो गया, तो मेरा सल्फेट आयन चला गया है ना, बल्कि मुझे भी सल्फेट आयन चाहिए। तो क्या करेगा बेटा, ये K2SO4 जो है अपना SO4 दे देगा किसको, Zn2+ को, है ना। और फिर ये जो K+ बच जाएगा वो क्या करेगा, यहां पर जो फ्री सल्फेट आयन है उसको ये ले लेगा, है ना बच्चे। तो सल्फेट आयन जो यहाँ फ्री होता जा रहा है वो चला जाएगा K+ के पास, और K+ अपना सल्फेट आयन जो है बच्चों Zn2+ को दे देगा, ठीक है। तो इससे दो फायदे हो गए, क्या, तो जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया था जिसके कारण रिएक्शन रुक गया था, वो एक्यूमुलेशन इसने खत्म कर दिया। दूसरा देखो, बाहर से तो सर्किट हमारा कंप्लीट था, लेकिन अंदर से कंप्लीट नहीं था, आयन का मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो अब क्या होगा बच्चों, अंदर से आयन का भी मूवमेंट हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज ने हमारा क्या किया बेटा, बहुत हेल्प कर दिया किसी रिएक्शन को लॉन्ग टाइम तक ले जाने में। तो बच्चों किसी को अगर ये पॉइंट्स लिखना हो कि क्या क्या सॉल्ट ब्रिज ने किया है, तो आप बेटा सिंपली यही लिख सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज कंटिन्यू द रिएक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, पहली पॉइंट लिख देना। दूसरा बात कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि जहां नेगेटिव पॉजिटिव आया था उसको मूवमेंट करवा करके न्यूट्रलिटी कर दिया। थर्ड पॉइंट कह सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों सॉल्ट ब्रिज की बच्चों, है ना। अब बेटा इसमें पूछा जाएगा आपसे कि चार्ज कैरियर्स क्या था, है ना बेटा जी, इसमें पूछा जाता है आपसे कि चार्ज कैरियर्स कौन कौन सा था, ठीक है। तो आप कहोगे आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, जो बाहर बाहर में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा था कैथोड, ये एनोड से कैथोड की तरफ कौन जा रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आउटसाइड द सेल में क्या लिखेंगे बेटा, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, electrons move from एनोड टू कैथोड, ठीक है बच्चे। अब इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल में क्या कहेंगे बेटा, कहेंगे आयंस, जो खास करके क्या था बेटा, एनायंस, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना बेटा, कैथोड टू एनोड। तो इसी दोनों के कारण बच्चों जो है करंट फ्लो किया। अब मान लो बेटा क्वेश्चन कहीं दे रखा है आपको कि ओवरऑल रिएक्शन दे रखा है Zn, है ना, प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag, ऐसा बेटा जी आपको रिएक्शन दे देगा। तो आपसे पूछेगा बताओ इसमें से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगा इसमें एनोड और कैथोड पे, ठीक है, रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। एंड फोर्थ बेटा जी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स क्या क्या होंगे, है ना बच्चे। ये चार क्वेश्चन बेटा ये दे देगा और आपसे इससे रिलेटेड चार क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो बच्चों हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, ओके बच्चों। तो देखो बच्चों जैसा हमें दिख रहा है बेटा जी, हमें ध्यान देना है इसमें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा जिंक जो है ये जा रहा है Zn2+ में, पहले कोई चार्ज नहीं था, अब इस पर 2+ चार्ज हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कौन जाएगा, जिंक, तो जिंक जाएगा हमारा एनोड पे, और वहीं इसका होगा रिडक्शन, तो ये जाएगा बेटा जी कैथोड पे। तो अब रिएक्शन लिखते हैं एट ईच इलेक्ट्रोड, तो लिखेंगे बेटा जी एट एनोड Zn बेटा जाएगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बेटा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एट कैथोड की बात करता हूं, आपको पता है कॉपर सिल्वर जाएगा, तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस ऑफ Ag। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। तो ये हो गया बेटा जी ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज व्हाट, ओवरऑल
रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो एनोड बता दिया बेटा जिंक पे, कैथोड बता दिया सिल्वर पे, रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड करवा दिया। अब चार्ज कैरियर्स है ना बेटा, तो चार्ज कैरियर्स बेटा बता ही चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड से कैथोड और आयंस मूव करता है। तो बेटा जी चार्ज कैरियर्स जो था हमारा उसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल। और क्या लिखेंगे बेटा कि आयंस, जो एक पीछे लिखा था आयंस मूव फ्रॉम, ठीक है बेटा, आयंस मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा जी हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है, जिसमें चारों पूछा था बेटा बता दिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बच्चों आगे कि कोई रिएक्शन जो है बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगा या फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चे इसमें एक टर्म आता है बेटा जी हमारा गिब्स एनर्जी का रिलेशन और स्टैंडर्ड ईएमएफ। ओके बच्चे, देखो बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए जो बेटा ना आपको अगर ई नॉट सेल फाइंड करना हो है ना, तो बेटा स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नॉट सेल को क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो बेटा जी अभी जो रिएक्शन करवाया था उसको बेटा जी हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, Zn से Zn2 प्लस, मान लो बेटा पोलैरिटी M1 है, ठीक है, फिर लिखा बेटा जी Cu2 प्लस से Cu, है ना बेटा। ऐसे जो अभी हमने बेटा जी जो लिया था, हमने अभी जो सिचुएशन डिस्कस किया था आपके पास कि ये Zn का इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, है ना, और इस दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना बेटा, और ये लिया था बेटा जी सॉल्ट ब्रिज, दोनों के बीच में जो था कनेक्टिंग, है ना बेटा। तो इसको बेटा जी जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बेटा लेफ्ट साइड वाले होते हैं हमारे एनोड और राइट साइड वाले क्या होते हैं, कैथोड, और बीच में जो डबल लाइन है ये क्या होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, है ना बच्चों। तो बेटा जी अब इसमें देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा कि स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ जो सेल होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना बेटा। अब जैसे कि मान लो इस सेल के लिए बेटा रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है Zn2 प्लस 2, Zn का दे रखा है बेटा -0.76 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस 2, Cu की वैल्यू दे रखा है बेटा +0.34 वोल्ट, है ना। तो बेटा सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.34 माइनस ऑफ -0.76 यानी कि 1.10 वोल्ट। ये क्या आ गया बेटा जी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है बेटा जी, एक दो और रिलेशन होता है इसके साथ, ठीक है। देखो बच्चों इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लो बेटा जी गिब्स एनर्जी का रिलेशन ना बेटा जी स्टैंडर्ड ईएमएफ के साथ भी आता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी आता है, इसको देखते हैं। अब देखो बेटा जी कहीं भी डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है -NF ई नॉट सेल। अब देखो जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई रिएक्शन तभी होगा जब डेल्टा जी नॉट क्या होगा, 0, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या फॉर फिजिबल रिएक्शन डेल्टा जी नॉट क्या होगा बेटा <0, इसलिए क्या होगा -NF ई नॉट सेल क्या होगा बेटा <0, यानी कि ई नॉट सेल क्या हो जाना चाहिए बेटा जी, वो होना चाहिए <0, है ना। तो अगर बेटा जी कोई रिएक्शन होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ई नॉट सेल मस्ट बी <0, ठीक है बेटा। तो बस इस पे बेटा एक क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है, फिर बेटा जी चलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ।
देखो बेटा अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इनटू द जिंक पॉट। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा कि क्या मैं कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में रख सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। तो आप क्या करोगे, कहोगे ठीक है, मान ले देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा ये चीज के लिए। तो हम एक्सपेक्टेड रिएक्शन ले लेते हैं कि मान लो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अगर रिएक्ट कर लेगा तो रिएक्शन होगा ZnSO4 प्लस Cu, है ना। तो बेटा सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, तो इस पे क्या होगा +2, यानी किसको लिख सकता हूं Cu2 प्लस Zn गिव्स Zn2 प्लस Cu, है ना बच्चों। तो बेटा जी ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अगर होगा तो अब इसके लिए बेटा जी क्या करेंगे, हम लोग E0 सेल निकालेंगे। तो बेटा जी E0 सेल क्या होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना बेटा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना बेटा। तो बेटा कैथोड पे कौन रहता है, जिसका होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, कॉपर। ठीक है बेटा, और आपको बेटा जी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है Zn2 प्लस 2, Zn का है -0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस 2, Cu है बेटा +0.34 वोल्ट। तो बेटा सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, +0.34 माइनस ऑफ 0.76, यानी कि आ गया बेटा प्लस में आ गया 1.10 वोल्ट, है ना बेटा। यानी कि हमारा E0 सेल क्या होगा बेटा, वो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, दे रिएक्ट, इसका मतलब वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, तो हम लोग उसको स्टोर उसमें नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन, हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है बेटा वो कहता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल -2.303 RT बाय NF log K। ये होगा बेटा जी हमारा रिलेशन। ई सेल जो होगा E0 सेल -2.303 RT बाय NF log K, जहां पर F क्या होता है बेटा जी, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, E0 सेल जानते ही हो, R होता है बेटा जी गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर, है ना बेटा, रूम टेम्परेचर क्या होगा बेटा, T क्यूब मैं लूंगा अगर 298 केल्विन, R को ले लिया बेटा जी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, और F को ले लिया बेटा जी 96500 कूलम। तो इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहां पर, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव होकर के रिड्यूस होकर के बन जाएगा बेटा जी -0.059 अपॉन में n log K। यही आ जाता है बेटा हमारा सिंपल फॉर्मूला। कब बेटा, रूम टेम्परेचर पे। तो मोस्टली क्वेश्चन वही आएगा बेटा जो रूम टेम्परेचर, बल्कि टेम्परेचर की बात ही नहीं करेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बच्चों की बात कर दिया उसने कि स्पेशल स्पेसिफाई कर दिया आपको कि 300 केल्विन पे करना है, तो आपने क्या किया बेटा, यहां टी की वैल्यू 298 लिया है। तो जो भी बेटा वैल्यू इसमें आएगा उसको हम 298 से डिवाइड करके 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैसे ना के बराबर ही चांस है आने का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बेटा इसी रिजल्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन बेटा गारंटेड है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे, है ना। तो अब देखो बेटा, जहां पर बेटा स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। ठीक है बेटा, और E0 सेल क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ओके बच्चे, तो अब बेटा अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। Zn से जा रहा है बेटा Zn2 प्लस, और इसका दे रखा है बेटा 0.2 मोलर, है ना, और बेटा जी दे रखा है सॉल्ट ब्रिज, फिर दे रखा है बेटा H प्लस, इसका दे रखा है 0.4 मोलर, और ये जा रहा है बेटा H2। ठीक है, और आपको बेटा ये क्वेश्चन है ना, और आपको दे रखा है साथ साथ की रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस 2, Zn की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस 2, H2 है बेटा 0.00 वोल्ट, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि ई सेल हमें फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका रिएक्शन एनोड कैथोड पे लेकर के
फिर हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा, जो log k है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो मैं इसको बेटा जी हटा देता हूं। देखो बेटा होगा क्या, लिखूंगा बेटा मैं कि एट एनोड, एनोड पे क्या बेटा लेफ्ट वाला, तो लिखूंगा मैं Zn जा रहा है हमारा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, है ना बेटा। और एट कैथोड, और कैथोड पे क्या बेटा जी H प्लस, तो लिखूंगा मैं कि एट कैथोड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस H2, है ना बच्चों। अब देखो बेटा K जो था बेटा, इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th पढ़ा होगा, K होता था बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा देखो प्रोडक्ट में क्या है Zn2 प्लस, तो बेटा ये क्या है Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Zn की कॉन्सेंट्रेशन अपन, देखो बेटा H प्लस का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां पर क्या होगा बेटा H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिस पर बेटा कोई चार्ज नहीं है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग 1 ले लेते हैं, तो बेटा Zn2 प्लस बच जाएगा, फिर हमारा क्या बचेगा Zn2 प्लस अपॉन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो बेटा देखो Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.2 और H प्लस का दे रखा है बेटा 0.4, तो ये क्या होगा 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.4 इंटू 0.4, है ना बेटा। तो कितना आ गया बेटा जिसकी वैल्यू, बेटा इसका पॉइंट हटा देंगे 0.4 का, तो आ जाएगा 10/8, यानी कि 10/8 आ गया बेटा जी हमारा k की वैल्यू, है ना। उसके बाद बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए हैं, तो 2, तो n क्या निकला बेटा 2, ठीक है। अब बेटा जी ई नोट सेल यहां से निकाल लेते हैं, तो ई नोट सेल आप लोगों ने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बेटा कैथोड पे क्या हाइड्रोजन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0 माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो क्या आएगा बेटा प्लस 0.76 वोल्ट। ये आ गया बेटा जी ई नोट सेल की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब बेटा जी हम उसी ई सेल वाले फॉर्मूले में सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों आप लोगों ने कहा था कि ई सेल होता है हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग के, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ई नोट सेल क्या है बेटा, तो 0.76 माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग आ गया बेटा जी 10/8। तो देखो बेटा अलग से मैं बता देता हूं आपको कि log 10/8 को मैं लिख सकता हूं log 10 माइनस log 8, है ना बेटा। क्योंकि बच्चों log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m/n होता है बेटा जी log m माइनस log n, ये बेटा log की प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा जी log 10 को लिखूंगा 1 और log 8 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं log 2 की पावर 3, है ना बेटा। क्योंकि बच्चों आपको log 2 की वैल्यू पता होता है ना बेटा। तो मैं देखो वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा इसमें, तो ये आ गया बेटा 0.76 माइनस 0. बेटा देखो ये 0.059 है, इसको मैं पॉइंट जो है 0.3 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, और ये क्या आ गया बेटा जी log 10 माइनस log 8, यानी कि 0.76 माइनस 0.03 इंटू log 10 की वैल्यू बेटा 1, और log 8 को मैं बेटा या तो log टेबल में आपको दे रखा होगा तो ठीक, नहीं तो हम लिख सकते हैं इसको log ऑफ 3 log 2, है ना बेटा। क्योंकि देखो बेटा जी log 8 को कोई क्या लिख सकता है log 2 की पावर 3 मतलब 3 log 2, और log 2 की वैल्यू बेटा होता है 0.301, तो 0.76 माइनस 0.03 इंटू 1 माइनस 0, अब देखो बेटा 3 इंटू लेना पड़ेगा 0.301, 3 इंटू log 2 होता है 0.301, है ना बच्चे। ये कितना 0.903, तो 0.76 माइनस 0.03
और ये बेटा आ गया 1 माइनस 0.903, ये कितना आ जाएगा 0.097। तो बेटा क्या होगा 0.76 माइनस 0.03 इंटू 0.097 है ना बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों तो यही आ जाएगा आपका वोल्ट, इतना आ जाएगा बच्चों ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना बच्चों। तो ये बेटा बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो टॉपिक है बेटा नर्स इक्वेशन, ये गारंटेड है आएगा ही आएगा। तो इसके बच्चे ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कर दूं क्लियर, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये है बच्चों नर्स इक्वेशन। अब देखो क्या होगा, हमने नर्स इक्वेशन के बच्चे अभी जैसे क्वेश्चन किया हमने। अब अगर मान लो बच्चों आपसे कहेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा कि सेल वर्क करना बंद कर देता है, तो ई सेल को ले लेंगे हम लोग 0। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होगा हमारा 0। इसलिए बच्चों क्या होगा कि 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, इस ई नोट सेल को इधर ले आएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के, है ना। अब क्या कर सकते हैं, एन एफ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 आर टी लॉग के, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस दोनों तरफ लगा दिए, तो ये बन जाएगा पुत्र डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा हमारा माइनस 2.303 आर टी लॉग के, है ना बच्चों। तो इस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या बन गया बच्चों कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों ये मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से जो है पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर मान लो आपको कोई सेल रिएक्शन दे देगा तो आपसे पूछेगा इसका गिब्स एनर्जी फाइंड करो, और उसके बाद जो है बच्चों आपको ये भी कहेगा फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। देखो मान लो बेटा क्वेश्चन दे रखा है Zn, ठीक है, से Zn2 प्लस, फिर दे रखा है बच्चों Cu2 प्लस 2Cu, है ना बच्चों। तो इसमें बच्चों ई नोट सेल हमने जो ऑलरेडी फाइंड कर रखा है ये है बेटा 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बच्चों इक्विलिब्रियम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास ई नॉट सेल पड़ा हुआ तो हम क्या कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना बच्चों। तो एन हो गया बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा -2, और एफ को बच्चों मैं लेता हूं 96500, किसी जगह पर 96486 भी लिखा रहता है तो राउंड फिगर में ये ले लूंगा। और ई नॉट सेल कितना है 1.10, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इतना जूल आ जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट, ठीक है। फिर आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होता है हमारा -2.303 आर टी लॉग के, है ना बच्चों। तो हमें इसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग के आ जाएगा कितना बच्चों, मैं बच्चों इधर लिख देता हूं। देखो डेल्टा जी नॉट हमें पता है तो हमें फाइंड करना है के की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लॉग के इक्वल्स टू होगा डेल्टा जी नॉट अपॉन में -2.303 आर टी, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या होता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर लिया, कितना ये था बच्चों -2 इंटू 96500 इंटू 1.10 अपॉन में ये बेटा -2.303, आर की वैल्यू होता है 8.314, टी लेते हैं बेटा जी 298 केल्विन, है ना। तो इन सबको बच्चों वैल्यू पुट कर दोगे, इससे क्या होगा लॉग के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। और लॉग की के की वैल्यू जो भी आ जाएगा उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि के इक्वल्स टू क्या होगा एंटी लॉग ऑफ जो भी इसको सॉल्व कर लेंगे वो, ठीक है बच्चों।
तो देखो बच्चों, जिस बच्चे को अगर एंटी लॉग निकालने में प्रॉब्लम हो वो इस चैनल पे ही बच्चों मैथमेटिकल टूल्स का एक वीडियो देख लेना, उसमें लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं उसको मैं बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से ही आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जिसमें आता है बेटा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस टॉपिक पर बच्चों चलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, आप लोग बेटा जी रिलेशन तो जानते होगे बेटा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए, है ना बच्चों। तो आर होता है रेजिस्टेंस, रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो एल जो होता है बेटा, एल बाय ए, ये क्या होता है, लेंथ, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस दोनों को मिला करके हम लोग कह देते हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको कभी कभी जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी जो बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी में बच्चों क्या होगा, सॉल्यूशन को अगर आप चेंज करोगे, ठीक है, तो यही एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो उसकी प्लेट की जो लेंथ होगी और या एरिया होगी वो चेंज नहीं होता। इसलिए हम लोग कभी भी कंपेयर अगर करना होगा दो सिचुएशन में बैटरी का, तो हम एल बाय ए को ही निकाल करके दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सेल कांस्टेंट। अब देखो बेटा रो क्या होता है हमारा, दिस इज रेजिस्टिविटी, ये होता है बच्चों रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी। उसके बाद बेटा जी 1 में रो को कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक बच्चों इसको अलग से लिख देते हो, ये होता है बच्चों के होता है 1/रो, इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। वैसे भी आप लोग जानते हो फिजिक्स में रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो के क्या कहलाएगा हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और आर क्या होता है बच्चों, जानते तो हैं, ये क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस, है ना। तो बच्चों ये सारा का सारा ये रिलेशन आप लोग जानते हो, है ना। अब देखो इन सारे रिलेशन को हम लोग अरेंज करके कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, तो देखो बच्चों जो के होगा हमारा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं आर बाय 1 में के एल बाय ए, है ना बच्चों। ऐसा लिख लेंगे हम लोग, एल बाय ए को एक साथ कर दिया और रो को लिख लिया 1 बाय के। तो के इक्वल्स टू क्या होगा, एल बाय ए अपॉन में आर। यानी कि बच्चों एक रिलेशन बन गया हमारा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, क्या बना बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होगा बच्चों एल बाय ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जब आपको निकालना हो तो सेल कांस्टेंट दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा होगा, तो आप इस तरह से बच्चों निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब क्या होता है बेटा, आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि सेल कांस्टेंट निकालते वक्त हमने जो है यूनिट क्या लिया था, मतलब बच्चों लेंथ को हमने मीटर में लिया था या सेंटीमीटर में लिया था। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है। तो हमारे लिए दो रिलेशन आ जाता है, ये होता है बेटा जी रिप्रेजेंटेशन मोलर कंडक्टिविटी का, ये क्या कहलाता है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, K इंटू 1000 में मोलैरिटी, लेकिन कब, जब K का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में हो, व्हेन K इज इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मतलब लेंथ और एरिया को बच्चों हमने लेंथ को ले रखा था सेंटीमीटर में, एरिया को लिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो हमने बच्चे निकाला था मोलर कंडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला होगा ये। ठीक है ना बच्चों। अब इसी में बेटा जी अगर मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, तो जब हमने लिया बच्चा लेंथ को लिया है मीटर में, एरिया को लिया मीटर स्क्वायर में, तब का फॉर्मूला है ना। तो ये हो जाएगा बेटा के अपॉन में 1000 इंटू मोलैरिटी। ठीक है बच्चों,
तो ये हो जाएगा बेटा K इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये बस बच्चों ध्यान रखना है आपको इस फॉर्मूले को कि किस तरह से जो है मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन आता है कंडक्टिविटी के साथ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोग को। ठीक है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपका जो सेल है उसमें बेटा जी 0.01 मोलर सॉल्यूशन था। ठीक है, तब बेटा जी क्या है कि रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ठीक है, तो बेटा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आप लोग को सॉल्व एग्जांपल दे रखा है बेटा एनसीईआरटी का। ठीक है, मैं उसी में से करवा रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा जी एग्जांपल नंबर 3.4। इसमें क्या कह रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। यानी कि उस सॉल्यूशन में जब 0.1 मोलर सॉल्यूशन था KCl का तो रेजिस्टेंस था 100 ओम और कंडक्टिविटी था बेटा 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है, लेकिन कह रखा अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके 0.02 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज होकर के पहले रेजिस्टेंस जो 100 था अब चेंज होकर के 520 ओम हो जाता है। तो न्यू कंडक्टिविटी, न्यू मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना। ये बच्चों है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3.4। ठीक है, तो बेटा जी 0.1 था मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों ये था 3.4 था। ठीक है, तो अब देखो बेटा नई वाली बुक में बच्चों एक एक चैप्टर नंबर कम कर देना है ना। देखो हमें बेटा दो सिचुएशन दे रखा। पहले सिचुएशन बेटा जी मोलैरिटी जो दे रखा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और K1 की वैल्यू दे रखा है 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है बच्चे, रेजिस्टेंस जो बेटा दे रखा है वो दे रखा है 100 ओम। ठीक है, और सेकेंड सिचुएशन है बेटा इसमें मोलैरिटी को चेंज कर दिया 0.02 मोलर। ठीक है, और बेटा कंडक्टिविटी जो है इसका है ना ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें बच्चों मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड करना है, जबकि दे क्या रखा है एक्स्ट्रा में, तो रेजिस्टेंस जो है R2 ये दे रखा है बेटा जी 520 ओम। ठीक है, तो अब बच्चों हमें इन दोनों को कंपेयर कुछ भी करके कुछ कॉमन चीज अगर मिल जाए हमें तो जो दोनों के लिए सेम हो वो चीज बच्चों यहां से निकालेंगे और उसको यहां पुट करके हम कंडक्टिविटी और फिर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि जो बैटरी में जो प्लेटें यूज होती है ना वो प्लेटें तो सेम रहती है। आप क्या करते हो एक केमिकल्स को निकालते हो दूसरे केमिकल्स उसमें डालते हो है ना, तो लेकिन प्लेट की जो लेंथ होती है एरिया होती है वो क्या होता है सेम होता है। मतलब हमारा सेल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों सेम रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा फॉर्मूला भी पढ़ा था कि K इक्वल्स टू होता था बेटा सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे बेटा इस सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस पता है कंडक्टिविटी पता है तो बच्चों उससे हम लोग सेल कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सेल कांस्टेंट दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा तो यहां से निकाले सेल कांस्टेंट क्या होगा बेटा K1 इंटू R1 यानी कि 1.29 इंटू 100 यानी कि 129 मीटर इनवर्स। ये आ गया बेटा जी सेल कांस्टेंट। अब बच्चों क्या है कि सेल कांस्टेंट तो दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा है ना, तो नए सिचुएशन बेटा जी हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ना। तो आप कहोगे कि यहां पर जो K2 होगा हमारा है ना बच्चों, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस है ना। ये होता है फॉर्मूला हमारा कि सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है पुत्र, तो बेटा इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। सेल कांस्टेंट कितना आ गया बेटा 129 दैट बाय 520 है ना बेटा, तो इससे आ जाएगा बेटा जी साइमन पर मीटर में आ जाएगा बेटा हमारा इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और क्या चाहिए हमें मोलर कंडक्टिविटी है ना। इसका फॉर्मूला बच्चों पता ही है आपको कि जब पर मीटर में रहे K तो फॉर्मूला क्या होता है K अपॉन में 1000 इंटू मोलैरिटी है ना बेटा, K अपॉन में 1000, K अपॉन में 1000 इंटू मोलैरिटी है ना बच्चों। तो K तो हो गया बेटा जी, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो 129 बाय 520 होल अपॉन बेटा जी 1000 इंटू, मेरे ख्याल से बच्चों जो है मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं बेटा वहां पर उसकी वैल्यू को यहां लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास जो आया है K2,
K2 आ चुका है बेटा जी 129/520 है ना। तो बेटा जी मोलर कंडक्टिविटी सेकंड सिचुएशन वाला कितना आएगा, तो K2 अपॉन में 1000 इंटू मोलैरिटी है ना बच्चों। तो K2 तो हो गया बेटा 129/520 अपॉन बेटा जी क्या आएगा 1000 और इंटू इसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.02। ठीक है बच्चों, तो ये सारी वैल्यू बच्चों पुट कर दोगे तो आपको नई वाली मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया बच्चों कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी। अब टॉपिक हम लोग बच्चों लेके चलते हैं कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले बच्चों जो है हम लोग लेके चलते हैं बच्चों एक लॉ आता है कोहलेस लॉ। ठीक है, कोहलेस लॉ क्या कहता है बच्चों कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना बच्चों कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो हमेशा सम में होगा बच्चों। इसका स्टेटमेंट यही होता है हमारा। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनाइंस एंड कैटाइंस। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों मैं लिख देता हूं इसको। कोहलेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, तो ये देखो बेटा है ना, जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिया कि AM नॉट ऑफ NaCl, इसका मतलब हो गया बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सब के सब जो है अपने आयंस में 100% डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इक्वल होगा बेटा किस किस आयन से मिलकर बना हुआ है, तो Na+ और Cl- से। तो लिखेंगे ये होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+ एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl-। ठीक है बच्चों, अगर बेटा जी मैंने इसी तरह से लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC, HAC का मतलब बेसिकली CH3COOH है ना बेटा, तो ये भी होगा बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AC-। तो देखो बच्चों आप लोग जानते होगा ये होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, लेकिन ये भी जो है बेटा यहां स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा कब, जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। ठीक है ना बच्चों, कि ये जो है हमारा HAC जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन इसमें नोट लग गया है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो अब ये भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस पर ना कभी भी किसी भी अगर मान लो बेटा जी मैं ये कह रहा हूं कि आपको फाइंड करना है बेटा जी MgCl2 का मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर MgCl2 जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा Mg2+ प्लस 2Cl- है ना बेटा। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू होगा Mg2+ की मोलर कंडक्टिविटी प्लस 2 इंटू Cl- की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से बच्चों क्या होगा कि अगर हमें सभी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस पर बेस्ड एक बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, मैं चाहता हूं आप लोग साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा सॉल्व क्वेश्चन ही है, मैं एक बार डाटा ले लेता हूं इस क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल 3.8, नई वाली बुक में बच्चों एग्जाम्पल होगा 2.8। ठीक है बच्चों, यहां पर बेटा जी क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, फॉर NaCl। NaCl के लिए बेटा मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है 126.4। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा जी हमें AM नॉट ऑफ HCl ये भी दे रखा है बेटा जी, ये दे रखा है 425.9, 425.9। ठीक है, इसी तरह से बेटा जी हमें दे रखा है NaAC के लिए AM नॉट ऑफ NaAC ये दे रखा है बेटा जी कितना, तो ये दे रखा है बेटा 91,
ये बेटा 91.0, ठीक है। सबका यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। तो आपसे कह रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC फाइंड करो, ठीक है ना बच्चे। आपसे कह रखा है HAC की मोलर कंडक्टिविटी आप लोग फाइंड करके बताओ, ठीक है बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये डाटा तो बेटा दे रखा है, डाटा को यूज करेंगे हम लोग, है ना। पहले क्या करते हैं बेटा जी, हम इन सभी इक्वेशन को बेटा यहां पर खोल के लिख देते हैं, है ना बेटा। यानी कि मैं लिखने वाला हूं बेटा जी AM नॉट ऑफ NaCl इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। इसी तरह से बेटा जी AM नॉट ऑफ HCl इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, है ना बेटा। इसी तरह से AM नॉट ऑफ NaAC हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, ठीक है। तो अब बेटा जी जो है AM नॉट ऑफ HAC हमें फाइंड करना है ना। तो ये क्या होगा बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC नेगेटिव, है ना बच्चों। तो ये बेटा जो है इक्वेशन, ये तो हमें चाहिए, है ना बेटा। इसको लिख लेते हैं बेटा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमें चाहिए बच्चों, किससे तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी करके आपको लैम्डा H प्लस और लैम्डा AC नेगेटिव चाहिए, ठीक है बच्चों। इन तीनों इक्वेशन को बेटा ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करके हमें लैम्डा H प्लस और लैम्डा AC नेगेटिव हमें चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, तो देखो AC नेगेटिव बेटा इस सबको भी लिख लेते हैं, वन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इसको लिख लिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो बेटा थर्ड इक्वेशन में AC नेगेटिव है, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, H प्लस है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को, सेकेंड और थर्ड को अगर मैं ऐड कर दूं तो H प्लस भी मिल जाएगा, AC नेगेटिव भी मिल जाएगा, यानी कि हमें HAC मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या मिल जाएगा, NaCl, जो मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले को, ठीक है पुत्र। तो अब मैं कहने वाला हूं कि देयरफॉर AM नॉट ऑफ HAC इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, हमें सेकेंड और थर्ड को ऐड करना है ना। तो AM नॉट ऑफ HCl प्लस AM नॉट ऑफ NaAC माइनस, है ना बेटा। माइनस क्या कर रहे हैं बेटा जी, NaCl माइनस AM नॉट ऑफ NaCl, है ना बच्चों। ये कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों, हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब बेटा जी सबकी अगर वैल्यू पुट कर दूं मैं, है ना, जो यहां पर दे रखा है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, AM नॉट ऑफ HAC को आप लोगों ने कहा AM नॉट ऑफ HCl प्लस AM नॉट ऑफ NaAC माइनस AM नॉट ऑफ NaCl। तो सबकी बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो HCl का कितना था, 425.9 प्लस में करना बेटा NaAC का था 91, है ना बच्चों। इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस किसको करेंगे, NaCl का, जो है 126.4, ये 126.4, ठीक है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लोगे बेटा तो HAC की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल आपने कोहलेस लॉ में क्या पढ़ा कि कोई भी चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका अगर नोट लगा हुआ है मतलब उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये सब के सब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब 100% टूट जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा कोहलेस लॉ के बाद चलते हैं बच्चों हम लोग कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक है बेटा। उसमें लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर लेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो टॉपिक है बेटा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों इसके लिए जो रिलेशन यूज होता है वो रिलेशन होता है हमारे पास कि
ए एम इक्वल्स टू होता है बेटा जी ए एम नॉट माइनस ए रूट सी, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, इसमें ए एम होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और ये होगा बेटा जी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा हम लोगों ने अभी जस्ट करा था ना, जिसमें नोट लगा होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, और सी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी कह लो या कॉन्सेंट्रेशन कह लो। ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, है ना बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, इसके लिए ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना पड़े, है ना, तो बेटा जी इसको लिख लिया मैंने वाई एक्सिस पर, इसको लिख लिया बेटा जी मैंने एक्स एक्सिस पे, रूट सी को लिख लिया एक्स एक्सिस पे। तो बेटा ये क्या बन रहा है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी कि इसका बेटा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जहां ये कट करेगा यानी कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो होगा बेटा, वो क्या बताएगा, ए एम नोट को। ठीक है, यानी कि ये लाइन जहां भी y एक्सिस को कट करेगा वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी ए एम नोट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, और अगर ये बेटा एंगल अगर थीटा होता तो टेन थीटा आ जाता हमारा माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इस पर बेस्ड ना एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, जो काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसमें से जो है इंपॉर्टेंट जो है वो चीज मैं आप लोगों को बच्चों समझा देता हूं। ठीक है, इसमें बेटा क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपको कंडक्टिविटी का वेरिएशन जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब सभी अलग अलग सिचुएशन बेटा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी दे रखा है। तो आपको कह रखा है बेटा कि मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, ये देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर है बेटा 3.6। ठीक है, इसमें द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी जो है केसीएल सॉल्यूशन का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे दे रखा है। फिर आपको कह रखा है कि सो दैट द प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एम नॉट, मतलब हमें बेटा ए एम नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऑल्सो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा जी क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.6। ठीक है, तो बच्चों बुक में एक बार जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहां पर उतना डाटा मैं पुट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो इसमें से इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सारे के सारे जो है बच्चों मैं, देखो बेटा इसमें जो ग्राफ में जो डाटा उसने पुट करके लिखा है ग्राफ को, ठीक है ना, तो बेटा ग्राफ तो वैसे ही बना है जैसा हम लोगों ने भी बनाया था बेटा, है ना। तो बेटा जी ये जो दे रखा है वैल्यू, ये है बेटा जी यहां पर दे रखा है 149.8। ठीक है, और ये है बेटा जी 149.4, है ना, कुछ इस तरह से दे रखा है। ओके बच्चों, तो बेटा जी और ये ग्राफ है बेटा जी किसका, ए एम वर्सेस रूट सी का। तो बच्चों मैंने ए एम नोट के बारे में क्या बताया था, इस ग्राफ को देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जहां पर ये लाइन कट करेगी वाई एक्सिस को, ठीक है ना, वहां से लेकर नीचे तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, ए एम नोट। तो आपको बच्चों ये कहां लग रहा है, ये लाइन कहां कट कर रही है, तो कहोगे यहां पर कट कर रही है, जो क्या होगा 149.8 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो बेटा जी ए एम नोट हमारा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 150, है ना बेटा, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वगैरह जो है यूनिट में। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा हमारा ए एम नोट की वैल्यू आ जाएगा बेटा 150। ठीक है, आप देख लोगे बेटा उस बुक में भी बेटा जो दे रखा है वो वही वैल्यू दे रखा है, क्योंकि उसने डाटा तो यहीं तक दिया है, लेकिन हमारा लाइन जो कट कर रहा है ऊपर, तो जहां कट कर रहा है वो हमें लग रहा है कि ये 150 ही है। तो इसका मतलब ए एम नोट की वैल्यू क्या आ गया बेटा 150। ठीक है, अगर बेटा जी ए की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, है ना, जैसे मैंने बताया बेटा कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ए। तो अगर बेटा जी ये है माइनस ए, तो ये एंगल अगर फाई है बेटा, तो टेन फाई क्या हो जाएगा ए के इक्वल होगा, है ना।
तो बेटा अगर हमें ये पता है, जैसे ये 150 पता है और यहां पर दे रखा है डाटा, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा 5, तो फिर क्या होगा बेटा जी 10 5 की वैल्यू से आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो बेटा बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, आप इससे बेटा जी इसको कर लेना। ठीक है, अब बेटा जी चलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, अब बेटा जी चलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है ना, तो टॉपिक है हमारा बेटा कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग के लिए तो कर लिया, अब हम लोग बच्चों बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा जी हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, जैसे कि ले लेते हैं बेटा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये देखो बच्चों टूट करके क्या देगा, RC माइनस और H प्लस, है ना। इसकी बेटा कॉन्सेंट्रेशन C, तो 0 0। ये बच्चों 11th के इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ोगे, तो पढ़ चुके होगे इनफैक्ट। ठीक है, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा बेटा C अल्फा और ये होगा C अल्फा, है ना बच्चों। तो ये आता है बेटा कि इस तरह से ये टूटता है ना बच्चों। तो बेटा देखो इसमें एक टर्म आता है Ka, जिसको कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये आता है बेटा जी RCOO नेगेटिव, क्योंकि बच्चों K का मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या ये दोनों है ना, दैट बाय RCOOH, है ना। तो बेटा जी इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में C इंटू 1 माइनस अल्फा, है ना बच्चों। तो एक C से बेटा एक C कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बेटा Ka इक्वल्स टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है ना बच्चों। ये आ गया हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, है ना बच्चे। अब बेटा देखो ये जो अल्फा होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, कि सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो Ka को बेटा लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा हो जाएगा बेटा रूट ओवर ऑफ Ka बाई C। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बेटा जी अल्फा की वैल्यू रूट ओवर ऑफ Ka बाई C। अब बेटा जी मैं यहां पर ले आता हूं इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों अल्फा का रिलेशन एक तो इस तरह से निकल गया, और एक बेटा जी मोलर कंडक्टिविटी के साथ भी है ना। देखो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी के साथ अल्फा का रिलेशन होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेटा जी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हो गया बेटा सेकंड रिलेशन, ये है बेटा जी फर्स्ट रिलेशन, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कर दूं बेटा, दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, am बाय am नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, रूट ओवर ऑफ Ka अपॉन में C। तो इस तरह से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि am जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C हो गया, है ना बच्चों। तो जब बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसके लिए बच्चों अगर ग्राफ आपको लिखना है तो ग्राफ क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना तो इसको टच करेगा ना ही इसको टच करेगा, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना बच्चों। ये हो गया बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये होगा बच्चों ग्राफ। ठीक है, तो देखो बच्चों ये रिलेशन भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इसको यूज करके बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और ये तो बच्चे सिर्फ ग्राफ को दिखाने के लिए है। देखो बच्चों इससे एक और चीज की इंफॉर्मेशन मिलती, क्या, अगर बेटा जी मैं कॉन्सेंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर कर दूं तो ये क्या आएगा बेटा, ऊपर में आ जाएगा वॉल्यूम, है ना। देखो बेटा n बाई वी कर दिया मैंने, है ना बेटा, कि कोई बच्चा कंफ्यूज मत करना, C का मतलब बेटा जी मैंने n बाई वी पुट कर दिया। ठीक है, तो n बाई वी, तो v ऊपर चला गया, है ना बच्चे। कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों, तो मैं लिख देता हूं बेटा 1 अपॉन में n बाई वी का अंडर रूट, यानी कि क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा वॉल्यूम का, है ना। इसका मतलब जितना हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ती चली जाएगी, है ना बच्चों। तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, है ना बच्चों। इसीलिए हमने पीछे क्या कहा था बच्चों, कि जहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा वहां वीक इलेक्ट्रोलाइट भी जो है स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना, एक तो ये है ना बच्चों, और दूसरा बच्चों ये, ठीक है,
ये दोनों फॉर्मूला बेटा जी काफी काम का है, हम लोग इसको यूज करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो अब बेटा जी चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, फिर से चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी में ही, है ना। तो एनसीईआरटी में बेटा जी जो क्वेश्चन है, देखो हमने बेटा जी अभी मोलर कंडक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन किया था, है ना। तो देखो बेटा, ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दे रखा 3.9। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 3.9। ठीक है बच्चों, इसमें बेटा कंडक्टिविटी ऑफ मोलर सॉल्यूशन हमें दे रखा है। ठीक है बेटा, 3.9 बेटा देख लेना, एग्जाम्पल है ये। इसमें बेटा जी मोलैरिटी जो दे रखा है वो है 0.001028 मोल पर लीटर, है ना। और कंडक्टिविटी बेटा जी दे रखा है हमें 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना बेटा। फिर कह रखा बेटा कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, जबकि बेटा जी दे रखा है कि ए एम नॉट की वैल्यू जो है इसके लिए हमें दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, मोल इनवर्स, है ना बेटे। तो ये बेटा जी आपको दे रखा है, आपको पूछ रहा है कि आप ये बताओ के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने क्या कहा कि के होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, है ना बेटा। तो सी का मतलब मोलैरिटी जो हमें दे रखा है ना बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा का रिलेशन आप लोगों ने बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि एम बाय एम नॉट, एम अपॉन में एम नॉट। तो बेटा जी एम नॉट भी हमें गिवन है, बस हम क्या करेंगे बेटा, पहले एम निकाल लेते हैं, है ना। मतलब मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा साइमन पर मीटर के केस में, तो के इंटू 1000 अपॉन में बेटा मोलैरिटी, है ना। तो के है बेटा कितना हमारा 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितना है, तो 0.001028, है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों जो है हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, ये बेटा 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा तो एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, फिर अल्फा क्या होता है बच्चों, एम बाय एम नॉट। एम नॉट की बेटा वैल्यू यहां दे रखा है, तो इससे अल्फा निकल जाएगा। फिर के क्या करेंगे बच्चों, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक भी मैंने जो है फिनिश कर दिया है। इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। ठीक है ना बच्चों, अब चलते हैं हम लोग बेटा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ।